नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मेरे मालदीव्स टूर के बारे में। मालदीव्स ट्रिप का मैंने कुछ शॉर्ट्स डाला था यूट्यूब में, तो उससे काफ़ी सवाल आते हैं। तो मैंने सोचा कि एक फुल फ्लेज्ड वीडियो बना के सारे सवाल का जवाब भी दे दूंगा, और जो थोड़ा बहुत जो मैंने पिक्चर्स लिए थे, वीडियोस लिए थे, तो वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगा। अब मैं मालदीव्स गया था हमारे हनीमून के लिए। तो हम लोग गए थे 9 दिसंबर 2020 को। तो आप शायद जो सवाल आ सकता है कि इतने दिन बाद मैं क्यों बना रहा हूँ? तो जब मैं गया था तो उस टाइम में मैं व्लॉगिंग वगैरह करता नहीं था, यूट्यूब में ज़्यादा एक्टिव नहीं था, और उस हिसाब से मैंने वीडियोज़ भी नहीं लिए कि बाद में मैं व्लॉग बनाऊँगा, ऐसा कुछ प्लान उस टाइम में नहीं था। तो इसीलिए थोरो वीडियो कुछ है नहीं। बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड कुछ मोमेंट्स है, और फ़ोटोज़ भी कुछ-कुछ जो फ़ोटो मैंने खींचा है उसी को मैंने थोड़ा जगह जहाँ यूज़फुल लगा तो वहाँ मैंने यूज़ किया है वीडियो में। तो आप देखोगे तो पता ही चल जाएगा। और बाकी मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि मालदीव्स कितना कॉस्टली रहता है, या ट्रैवल एजेंसी के बिना हम जा सकते हैं पर्सनली या नहीं जा सकते। तो सब कुछ मेरा एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं फिर। तो 2020 में दिसंबर में जो मालदीव्स हम लोग का जाने का प्लान था, वो प्लान एक्चुअली काफ़ी पहले से बनाना पड़ा, और बुकिंग्स वगैरह लगभग 6 मंथ्स पहले ही करके रखा था। तो बुकिंग के लिए मैंने पहले सोचा कि ट्रैवल एजेंट के थ्रू ही जाते हैं। तो ट्रिप था दिसंबर 2020 में। तो उस टाइम में कोविड का जो फर्स्ट वेव था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा था, और धीरे-धीरे जो है इंटरनेशनल ट्रैवल चालू हो रहा था। बस अक्टूबर में चालू हुआ था जो हमारा एयरलाइंस था गो एयर। तो गो एयर मालदीव्स के लिए फ़्लाइट चालू किया था अक्टूबर में, और हम लोगों का फ़्लाइट जो टिकट पहले से बुक किया हुआ था वो 9 दिसंबर का था। तो लक बोलिए या जो भी, तो उस टाइम में ट्रैवल रेगुलेशंस रिलैक्स हो रहे थे। तो उस टाइम में धीरे-धीरे ट्रैवल रूल्स काफ़ी रिलैक्स हो रहा था, और इंडिया का जो आस-पास का पड़ोसी कंट्रीज़ है, और उनके साथ एयर बबल्स एस्टैब्लिश करके धीरे-धीरे फ्लाइट्स चालू हो रहा था। तो मालदीव्स के साथ भी इंडिया का एयर बबल था उस टाइम में, और गो एयर जस्ट अक्टूबर को ही अपना जो फ्लाइट ऑपरेशन से स्टार्ट किया। तो हम लोग का 9 दिसंबर का टिकट था। तो 6 महीने पहले से ही सब कुछ प्लानिंग करना पड़ रहा था। लेकिन उस टाइम में माहौल जैसा था, बहुत ख़राब माहौल था, चारों तरफ लॉकडाउन था, और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोगों को पता नहीं था कि क्या होगा। मैंने जो भी वो रिस्क लेके कोशिश किया कि बुकिंग्स वग़ैरह करके रखूँ। और उस टाइम में जो रेपुटेड जो भी ट्रैवल एजेंसीज़ थे, तो उनका भी अच्छा ऑफ़र चल रहा था। मतलब इस टाइप का ऑफ़र चल रहा था कि आपको कैंसलेशन का टाइम काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। जो आपका ट्रिप का जो डेट है उससे 1 हफ़्ता पहले भी आप कैंसल कर सकते हो। और कुछ जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होते हैं जैसे एगोडा हो गया, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशंस वो दे रहे थे अपने उसमें रूल्स में, क्योंकि ऐसी हालत में पूरा दुनिया जो है अनसर्टेनिटी के थ्रू जा रहा था। तो उस टाइम में अगर ये सब रिलैक्सेशंस या सुविधा वो नहीं देंगे तो और भी ज़्यादा कोई बुकिंग नहीं करेगा। तो मैंने पहले काफ़ी एक रेपुटेड एजेंसी को मैंने कॉन्टैक्ट किया। उसका जो मैनेजर थे तो उनके साथ मैंने बात किया, तो उन्होंने एक एजेंट को दिया। तो वो एजेंट के साथ बुकिंग्स वगैरह मेरा चल रहा था मालदीव्स का। लेकिन काफ़ी सारे दिक्कतें आने लगी उसमें। और वो जो प्राइस भी बोल रहे थे, पहले तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्राइस ज़्यादा था। सेकंडली जिस टाइप का मैं प्लान चाह रहा था, आइटिनरी जैसा मैं चाह रहा था, फुल बोट चाह रहा था, या जो मेरा प्लान था कि मैं बीच विला में रहूँगा पहले, उसके बाद मैं वाटर विला में रहूँगा। तो हम लोगों के प्लान के हिसाब से वो प्लान नहीं बना पा रहे थे वहाँ से। तो उसमें भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कर रहे हैं वो। एक बार बोल रहे थे कि ऐसा हो गया, दूसरी बार सेकंडली वो बोल रहे थे कि नहीं हो पाया, कैंसल हो गया, हम फिर से कोशिश कर रहे थे। ऐसा कर के तो मैंने एडवांस भी पेमेंट करके रखा था। तो ऑलमोस्ट वीक और या उससे भी ज़्यादा वो लटका के रखे। तो मैंने फिर बोला कि मैं कैंसल कर दिया। मैंने बोला चलो कैंसल कर देता हूँ, आप पैसा वापस कर दो, मैं खुद से ही जाऊँगा। तो उसी टाइम मैंने डिसीज़न लिया कि जो भी होगा खुद से ही देखूँगा, और कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था कि एक इंटरनेशनल ट्रिप बुकिंग करना। डोमेस्टिक भी मैंने कभी नहीं किया अपने से। तो पहला फर्स्ट एफर्ट में ही मैंने एक वो मालदीव्स का मैंने कोशिश किया कि खुद से पूरा ऑनलाइन बुकिंग करके सब कुछ करके मैं खुद ही जाऊँगा। क्योंकि ट्रैवल एजेंट भी रिलायबल नहीं लगा था, काफ़ी रेपुटेड ऑर्गेनाइज़ेशन का था, लेकिन ऐसा मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा उसके साथ। तो फिर काफ़ी सर्च करने के बाद रिसर्च गूगल में किया, और उसके बाद देखा कि एगोडा का जो इंटरफ़ेस है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा। और फिर वहाँ से मैंने बुकिंग किया एगोडा से। एगोडा में क्या था कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स वहाँ पे आपको डालना पड़ता और रजिस्टर करना पड़ता था। तो और उसके बाद मतलब उस टाइम में यही रूल था, अभी क्या है मुझे पता नहीं है।
2020 में कोरोना का फर्स्ट लहर के टाइम में ऐसा ही चल रहा था कि क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आप डाल के रखोगे तो बुकिंग वो आपका एक्सेप्ट कर लेंगे और बुकिंग कर भी देंगे। आपका जो पेमेंट है वो आप जब वहाँ डेस्टिनेशन में पहुँचोगे होटल में, वहाँ पे आपको कैश पेमेंट करना है। तो यही उस टाइम में सिस्टम था। तो ये सिस्टम मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन इसमें रिस्क भी था। ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो बहुत टाइप का फ्रॉड भी हो सकता है, पैसा पहले ले सकते हैं फिर बाद में वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ऐसा भी बहुत कुछ सिचुएशन मैंने इंसिडेंट्स मैंने पढ़ा ऑनलाइन, लेकिन मतलब करना ही पड़ा और दूसरा कोई ऑप्शन था नहीं। थोड़ा बहुत जो भी है रिस्क लेना पड़ा और मेरा क्रेडिट कार्ड भी पहले नहीं था, तो सिर्फ ये सब बुकिंग में ईज़ी रहेगा और बाकी क्रेडिट कार्ड लेने का मन भी था मेरा, तो मैंने बाद में क्रेडिट कार्ड भी लिया। तो क्रेडिट कार्ड लेने से ये सब चीज़ में बड़ी आसानी हुई कि आप आराम से क्रेडिट कार्ड डिटेल्स दे के आप बुकिंग करके रख सकते हो। जब उनका जो है पैसा डिडक्ट करना है वो आपके ट्रिप के कुछ दिन पहले पैसा वो डिडक्ट कर लेते हैं। वो बता देते हैं कि इस डेट में आपका पैसा डिडक्ट होगा, आपके पास मैसेज भी आएगा। लेकिन मालदीव्स के केस में पैसा डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि उनका जो सिस्टम था वो था कि आप वहाँ पहुँच के रिसेप्शन में होटल को आप कैश में पेमेंट करोगे। तो चलो जो भी हो, तो फिर मैंने बुकिंग कर दिया एगोडा के थ्रू। बुकिंग करने के बाद भी मैं चुपचाप मैं ऐसे ही बैठा नहीं, क्योंकि मुझे क्रॉस चेक भी करना पड़ रहा था कि वाक़ई में बुकिंग हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि एगोडा के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी मैंने पढ़ा था, कोडा में अदर्स जो वेबसाइट है और वहाँ पर भी। तो मैंने डायरेक्ट होटल में कॉन्टैक्ट किया। इंटरनेशनल कॉल तो मैं नहीं कर पाया, तो मैं मेल कर रहा था होटल को। विला होटल्स करके उनका वेबसाइट है, वहाँ वहाँ पे उनका जो मेल आईडी है ऑफ़िशियल, वहाँ मैंने मेल किया और उनका जो रिप्लाई था बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्रॉम्प्ट रिप्लाई था और काफ़ी प्रोफेशनल है और उनका बस 10-15 मिनट में उनका रिप्लाई भी आ जाता है। मतलब मेल काफ़ी बढ़िया चेक करते हैं, इंडिया की तरह नहीं है कि पहले मेल कर दो उसके बाद फिर फ़ोन करके बोलना पड़ता है कि भाई मेल किया है देख के रिप्लाई कर, वैसा कुछ नहीं है। तो काफ़ी कर्टेसी मेंटेन करते हैं और बहुत अच्छे से उन्होंने कम्युनिकेट किया मेरे साथ। तो मैं जहाँ बुक किया था वो पैराडाइज़ आइलैंड रिसॉर्ट एंड स्पा था, उसका नाम। तो ये पैराडाइज़ आइलैंड रिसॉर्ट एंड स्पा बुकिंग के पीछे भी बहुत कहानी है। मैं अपराजिता दोनों ही बहुत रिसर्च करते थे बैठ के कि माले एयरपोर्ट से कौन-सा रिसॉर्ट का डिस्टेंस कितना है, कहाँ से स्पीड बोट ट्रांसफ़र में मतलब कम खर्चा आएगा या कम डिस्टेंस है, तो ये सब भी देख रहा हूँ। माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट या वेलेना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपका जो होटल या रिसॉर्ट आप बुकिंग करोगे, तो वहाँ पे ट्रांसफ़र के लिए 2 ऑप्शन होता है मालदीव्स में। एक होता है सी प्लेन जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है और दूसरा होता है स्पीड बोट। स्पीड बोट हम लोगों का प्लान स्पीड बोट का ही था। सी प्लेन आपने देखा होगा, काफ़ी बहुत सारा व्लॉग्स में भी दिखाते हैं कि पानी के ऊपर से ऐसे जाएगा वो सी प्लेन, तो वो कॉस्टली ज़्यादा होता है और हम लोगों का डिस्टेंस भी कम था। कम डिस्टेंस में सी प्लेन उतना अवेलेबल भी नहीं होता है, वो ज़्यादा डिस्टेंस होता है। जितना ज़्यादा आप डीप जाओगे, ज़्यादा दूर में जाओगे एयरपोर्ट से और भी ज़्यादा डिस्टेंस में, वो सब प्राइवेट रिसॉर्ट में उसके लिए सी प्लेन्स अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पानी काफ़ी फ्रेश रहता है और वो नया-नया आइलैंड प्राइवेटली वो बनाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे समुद्र के नीचे कोरल भी बहुत अच्छा दिखता है आपको। यहाँ पे जो है जितना आप एयरपोर्ट के नज़दीक का लोगे प्राइवेट आइलैंड, तो वहाँ पे कोरल उतना अच्छा नहीं दिखता है पानी के नीचे। लेकिन ब्यूटीफुल पूरा ही है, थ्रू आउट ब्यूटीफुल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जितना दूर आप जाओगे कॉस्टली भी ज़्यादा होता है और सुंदर भी ज़्यादा ब्यूटी भी ज़्यादा एनहांस होता है वहाँ पे। तो स्पीड बोट का ट्रांसफ़र कॉस्ट है $120 पर पर्सन, पूरा आने का और जाने का पूरा ट्रांसफ़र का, जो लगभग आपका रुपीज़ में हो जाता है 9000। तो ये कॉस्ट था माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पैराडाइज़ आइलैंड एंड रिसॉर्ट एंड स्पा, ये जो डिस्टेंस था उसका कॉस्ट है ये। बाकी आप दूसरा होटल्स चूज़ करोगे तो उस हिसाब से अलग प्राइस बता देंगे वो। होटल से ही आपका स्पीड बोट आएगा। आपका जो फ़्लाइट टाइमिंग है वो आप मेंशन कर देंगे, तो कॉन्टैक्ट करके बता देंगे उनको, तो वो उस टाइम में होटल से बोट आके वेट करेगा और आपको एयरपोर्ट में रिसीव कर लिया जाएगा। वहाँ पे सब डेस्क बना हुआ होता है बहुत सारे रिसॉर्ट का, होटल्स का। तो उस डेस्क में जो रहते हैं वहाँ आपका जो है नाम का लिस्ट चला जाता है गेस्ट्स का, तो वहाँ पे आपको जाके कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ से आपको रजिस्टर करके वो आपको स्पीड बोट से आपके प्रॉपर्टी में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो और एक दूसरा चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आप जब कोई प्रॉपर्टी सिलेक्ट करोगे जहाँ पे आपको रहना है मालदीव्स में, तो वो एगोडा के थ्रू हो या दूसरा कोई भी वेबसाइट के थ्रू आप सिलेक्ट करोगे जब, तो उस टाइम में एक चीज़ जो आपको देखना है, चेक करना है, वो है हिडन कॉस्ट।
बहुत काफ़ी टाइम क्या होता है, बहुत सारे होटल्स का हिडन कॉस्ट रहता है। पहले एक जो मेन अमाउंट है उसको लार्ज फ़ॉन्ट में, बड़ा फ़ॉन्ट में उसको बड़े करके लिख लिख के रखते हैं, और उसका नीचे बहुत छोटा-सा फ़ॉन्ट में प्लस करके ऐड करके टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना-फलाना करके रख के ऐड करके एक बड़ा-सा अमाउंट बना के रखते हैं। तो उस चीज़ को आपको बहुत बारीकी से देखना है, और होटल अथॉरिटी से आपको बात करके उसको कन्फर्म करना है कि वाक़ई में क्या रेट है, कितना आपको पे करना पड़ेगा वहाँ पहुँच के। ठीक है। तो एगोडा में एक चीज़ क्या था कि उसमें काफ़ी क्लियरली लिखा हुआ था कि मेन कॉस्ट ये है, प्लस ये इसका अलग से ये टैक्स वगैरह सब डिटेल्स करके उसका पूरा पेमेंट स्ट्रक्चर उसमें दिया रहता था। तो जो चीज़ मैंने देखा पैराडाइज़ रिसॉर्ट का, वो ये है कि इनका जो हिडन कॉस्ट है वो काफ़ी कम था। बस जो मालदीव्स का एक एनवायरनमेंट टैक्स लगाते हैं ये, सिर्फ़ वही था एक्स्ट्रा, और बाकी जो था मेन रूम चार्ज था। और मैंने विला होटल्स उनका ऑफ़िशियल जो वेबसाइट है, वहाँ से भी मैंने काफ़ी बार मैंने चेक करके देखा। मुझे जो 2 टाइप का रूम लेना था, एक तो सुपीरियर बीच विला और वाटर विला। तो ये 2 मुझे प्रेफ़रेबली मेरा चॉइस था। तो मैंने उसका भी प्राइस काफ़ी बार उनका ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाके चेक किया, और उसको क्रॉस वेरीफ़ाई किया एगोडा में जाके। तो सब कुछ करके मुझे ठीक-ठाक ही लगा, और मैंने एगोडा में बुक कर दिया। उसके बाद ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशंस चलता रहा। मैं टाइम टू टाइम उनको अपडेट करता रहा कि जैसे उसके बाद मैंने फ़्लाइट टिकट्स बुक किया। तो जब जैसे-जैसे फ़्लाइट का बुकिंग किया, फ़्लाइट टाइमिंग्स कन्फ़र्म करके मैंने मेल करके उन लोगों को बता दिया। फ़्लाइट का बुकिंग में भी काफ़ी लक अच्छा था, क्योंकि उस टाइम में गो एयर एक ऑफ़र दे रहा था बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्ड में, और अपराजिता के पास बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड था, तो वो बुकिंग किया तो थोड़ा बहुत 6-7 हज़ार का डिस्काउंट मिल गया था। वैसे फ़्लाइट का आपका फॉर 2 पर्सन्स आने-जाने का टोटल कॉस्ट पड़ जाता है 50,000 अराउंड। तो फ़्लाइट का रेट तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मेरे उस टाइम में इतना ही था, और हम लोगों को डिस्काउंट में मिल गया था, 43 में मिल गया था। तो फ़्लाइट को लेके भी काफ़ी टेंशन था, क्योंकि कभी भी कैंसल हो सकता था। सिचुएशन आपको पता ही है कि फर्स्ट वेव के टाइम में कैसा था। तो जो भी हो, हम लोग बस समय का इंतज़ार कर रहे थे, और होप कर रहे थे कि धीरे-धीरे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उसी बीच मेरा और अपराजिता का रजिस्ट्री मैरिज हो गया सितंबर को। तो रजिस्ट्री मैरिज का एक मालदीव्स के वहाँ पे पैराडाइज़ आइलैंड में एक ऑफ़र था उनका, कि आप अगर हनीमून में वहाँ जा रहे हो तो आपको एक कॉम्प्लिमेंटरी फ्रूट बास्केट और वाइन वाइन का एक बॉटल दिया जाएगा एज़ अ कॉम्प्लिमेंटरी गिफ्ट फॉर हनीमूनर्स, और वो भी विदिन 6 मंथ्स डेट ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होना पड़ेगा। 6 मंथ्स के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा। उससे पुराना आपका शादी हो जाएगा तो ऑफ़र कैंसल हो जाएगा। तो मैंने क्या किया कि जैसे हम लोग का रजिस्ट्री हो गया, मैंने रजिस्ट्री सर्टिफ़िकेट का एक स्कैन्ड कॉपी करके मैंने वहाँ होटल में मेल कर दिया, और वहाँ पे उन लोगों को मैंने इंटीमेट कर दिया। तो वहाँ से भी कन्फर्मेशन रिप्लाई आ गया, और बोला कि ठीक है, आप तो एलिजिबल हो कॉम्प्लिमेंट्री ऑफ़र के लिए, और आपको बिल्कुल मिलेगा। तो मैंने फर्दर ये भी पूछा कि वहाँ पे क्या होता है कि कैंडल लाइट डिनर या हनीमून स्पेशल कोई उनका कुछ पैकेजेज़ वगैरह होता है। तो उन्होंने एक लंबा लिस्ट भेजा था, जिसमें कैंडल लाइट डिनर, डिगिंग डिनर वगैरह-वगैरह बीच के साइड में डिनर्स का वो अरेंजमेंट करते हैं पूरा सजा के, और उसका भी चार्ज $243 $200 ऐसा-ऐसा चार्ज है। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ दो यार, खर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, और फिर पता भी नहीं था कि वहाँ जाके फिर क्या होगा क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि छोड़ देते हैं, जो है जो मिल रहा है वही बहुत है कॉम्प्लिमेंटरी, उसी से खुश रहते हैं। तो दोस्तों उस टाइम में गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स अपना कोविड रूल्स ट्रैवलर्स के लिए टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर रहे थे। तो हम जब जा रहे थे दिसंबर 2020 में, तो उस टाइम में जो उनका रूल्स था वो था 70 नॉट ओल्डर देन 72 आवर्स, नॉट लेस देन 72 आवर्स का सर्टिफिकेट आपको दिखाना पड़ेगा कि आप कोविड नेगेटिव हो एयरपोर्ट में। तो हम लोगों का फ़्लाइट था 9 तारीख को दिल्ली से 9th दिसंबर मालदीव्स के लिए, और 8th दिसंबर कोलकाता से दिल्ली का फ़्लाइट था। और क्योंकि कोलकाता से डायरेक्ट मालदीव्स का कोई फ़्लाइट नहीं था, तो दिल्ली से जाना था। तो मैंने जो प्लान किया था कि 8th को कोलकाता से दिल्ली पहुँच के रात में दिल्ली में स्टे करके, उसके बाद 9th को एकदम सुबह-सुबह मालदीव्स का फ़्लाइट था। अ, तो हम लोगों ने क्या किया, 7th दिसंबर को हम लोगों ने कोविड टेस्ट करवाया, और 8th दिसंबर को जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे, कोलकाता एयरपोर्ट, तो जाने के टाइम में ही ऑन द वे हम लोग रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल से कलेक्ट कर लिए। और कलेक्ट करने के बाद एक चीज़ और करना पड़ा कि मेडिकल ऑफ़िसर से उसको साइन करवाना पड़ा और स्टाम्प लगाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एयरपोर्ट में चेकिंग के लिए। तो वो करवा के हम लोग, क्योंकि ये इमिग्रेशन का मामला था और हम फ़ॉरेन जा रहे थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो डिटेल्स में देखते हैं।
और तो इसीलिए वो करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग भी कभी ऐसे सिचुएशन में आप जाओगे तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना कि हॉस्पिटल से मेडिकल ऑफिसर से आपको उसको फिर से अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो हम लोग पासपोर्ट्स वगैरह फिर लेके इमिग्रेशन काउंटर में चले गए 8 तारीख को, और कलकत्ता से हम पहले दिल्ली गए और दिल्ली में सब कुछ चेकिंग के बाद 9 तारीख को लगभग पौने 9 बजे का फ़्लाइट था। फ़्लाइट काफ़ी डिले हो रहा था, और फिर फाइनली गो एयर से हम मालदीव्स के लिए रवाना हो गए, और साढ़े 4 घंटे का फ़्लाइट था। तो हम लोग साढ़े 11 12 बजे लगभग पहुंच गए थे माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और उतरते ही वहाँ पे फिर से फर्दर चेकिंग हुआ, और वहाँ पे जो इमिग्रेशन अथॉरिटी थे वो सारे रिपोर्ट्स देखे, चेक किए, और हम लोगों का पासपोर्ट में स्टैंप लगा दिया। और फिर वहाँ से पैराडाइस आइलैंड का एक उनका काउंटर था, वहाँ हम लोग कांटेक्ट किए, और वो वहाँ पे हम लोग का नाम दिखाया, वहाँ टिक लगा दिया और बोला कि आप लोग जेटी में जाके वेट करो। तो हम लोग वहाँ चले गए, और 2-3 पैसेंजर और भी आने वाले थे सेम फ्लाइट से, तो उसके लिए वेट करने लगे। तो जैसे ही इकट्ठा हो गए सारे पैसेंजर, पैराडाइस का बोट आ गया, और बोट में फिर हम लोग वहाँ से 15-20 मिनट का जर्नी है, तो रिसॉर्ट पहुँच गए पैराडाइस आइलैंड में। तो पैराडाइस आइलैंड में वहाँ पे एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैनेजमेंट बहुत बढ़िया था, वहाँ का स्टाफ बिहेवियर से शुरू करके हर चीज़ में रिस्पॉन्स बहुत क्विक था, और पानी जो है बिल्कुल फ्री था, और जब भी आपको पानी चाहिए तो आपको रिसेप्शन से कॉल बस लगाना पड़ता था और पानी आ जाता था पूरा बॉटल भर के। तो काफ़ी हम लोग सोचे थे कि पानी भी शायद पे करके लेना पड़ेगा, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। तो वहाँ वेलकम किया उन लोगों ने, वेट टॉवल्स देके, और एक वेलकम ड्रिंक भी दे दिया गया, हम लोग को ऑफ़र किया, और रिसेप्शन में वहाँ हम लोग बैठे, और वो एक-एक करके हम लोगों को एक फॉर्म दिया फ़िलअप करने के लिए, और बिल भी दिया जो हम लोग को पेमेंट करना है। तो हम लोग फॉर्म फ़िलअप करके फिर बिल चेक करके पेमेंट करने के बाद फिर रूम में आ गए, और बहुत ही अच्छा था रूम, और चारों तरफ का क्लीनलीनेस, साफ़-सफ़ाई बहुत बढ़िया था, और वाईफ़ाई का सर्विस बहुत अच्छा है। मैंने देखा कि ऑनलाइन मैंने पढ़ा था बहुत जगह होटल अच्छा है लेकिन वाईफ़ाई अच्छा नहीं है, और मेंटेनेंस भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन पैराडाइज़ आइलैंड्स रिसॉर्ट एंड स्पा में जो मेन चीज़ मैंने देखा, उनका सर्विस से शुरू करके उनका क्लीनलीनेस, उनका वाईफ़ाई का स्पीड, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, और बहुत वेल मेंटेन्ड है पूरा रिसॉर्ट। और एक ये पूरा प्राइवेट आइलैंड है। प्राइवेट आइलैंड है इसलिए थोड़ा कॉस्टली है। आप में से बहुत लोग बोल रहे थे कि मालदीव्स, मैंने बहुत वीडियो में भी देखा कि मालदीव्स सस्ता है, लोग ऐसे ही कॉस्टली बोलते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि आप अगर माले आइलैंड में ही रहोगे तो उसमें आपको कॉस्ट कम आएगा। ठीक है? आप जितना दूर जाने लगोगे एयरपोर्ट से, जितना प्राइवेट बीच की तरफ आप जाने लगोगे, उसमें थोड़ा वैल्यू ज़्यादा होता है, एक्सपेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन उसके साथ प्राइवेसी भी ज़्यादा मिलता है, और मुझे लगता है कि मालदीव्स कोई भी अगर जाना चाहता है तो वो लग्ज़री एक एक्सपीरियंस करने के लिए जाना चाहेगा, तो उसके लिए प्राइवेट बीच ही परफ़ेक्ट होता है। बस नाम के मालदीव्स गए और कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। मालदीव्स मेनली जाना जाता है इसके लग्ज़रियस लाइफ़, और ब्यूटीफुल बीच विलाज़, और आपका सी विलाज़, ओशन विला, ये सब के लिए। क्योंकि ये सब चीज़ आपको दूसरी जगह नहीं मिलेगा, तभी बहुत सारे फ़ॉरेनर्स भी वहाँ आते हैं। तो हम लोगों का जो पैराडाइस आइलैंड में जो प्लान था, आइटिनरी जो था, वो था 2 दिन के लिए बीच विला में रुकने का, और उसके बाद तीसरा जो थर्ड नाइट है वो वाटर विला एक्सपीरियंस करने के लिए। तो क्योंकि मेरा मन था कि मैं 2 टाइप का एक्सपीरियंस लूँगा, बीच विला कैसा होता है, सुपीरियर बीच विला कैसा होता है, और वाटर विला भी कैसा होता है। तो मैंने ऐसे करके प्लान किया था। तो उसमें 3 नाइट्स एंड 4 डेज़ का टोटल पैकेज कॉस्ट आया था लगभग 1500 $। मेरे पास अभी भी बिल भी है। 1500 $, तो आपका आ जाएगा 1,11,000 समथिंग, ऐसा आपका आ जाएगा। तो ये कॉस्ट था, रूम कॉस्ट था। तो ये रूम रेंट में आपका कायाकिंग था, कॉम्प्लिमेंटरी था कायाकिंग, और फर्स्ट 2 डेज़ का फुल बोर्ड था, मतलब ब्रेकफास्ट तो कॉम्प्लिमेंटरी है ही सभी में, लंच डिनर दोनों ही उसमें इंक्लूडेड था फर्स्ट 2 डेज़ के लिए जो हम बीच विला में थे। और थर्ड जो नाइट था, तो उसमें हम लोग जो वाटर विला में थे, तो उसमें हाफ बोर्ड था, मतलब डिनर इंक्लूडेड था, और ब्रेकफास्ट तो आपका कॉम्प्लिमेंटरी है ही। और बाकी कुछ एक्टिविटीज़ जो फ्री थे पैराडाइस आइलैंड में, वो उसमें से एक आपका शार्क फीडिंग एक था, और
स्टिंगरे फीडिंग था। आप अभी देखोगे स्टिंगरे फीडिंग के दिन जो स्टिंगरे फीडिंग एक्टिविटी जो था वो था हम लोग का सेकंड सेकंड नाइट में। और शार्क फीडिंग था एकदम लास्ट नाइट में, थर्ड नाइट में जब हम वाटर विला में थे। तो उसी नाइट में शार्क फीडिंग था। शार्क फीडिंग देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, और लग रहा था कि हम लोग का वाटर विला में भी कभी भी शार्क उठ के चढ़ के आ जाएगा। और पानी का लेवल भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा था। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। वाटर स्पोर्ट्स बहुत कुछ अवेलेबल था, बहुत टाइप का वाटर स्पोर्ट्स, उसका एक लिस्ट भी दे दिया था। तो लेकिन हम लोग सिर्फ कायाकिंग कम्प्लीमेंट्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो हम लोग कायाकिंग ही किए थे। क्योंकि बाकी वाटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली लग रहा था। एक वो जो जेट स्की है, जेट स्की जैसे वहाँ पे लगभग 10-11 हज़ार पर पर्सन का जेट स्की था। तो वो जेट स्की हम लोग अभी रिसेंटली आपने अगर देखा होगा कि मंदारमनी गए थे हम, तो वहाँ 500 में हो गया वो जेट स्की। तो एक्सपीरियंस करना ही इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे ही करना पड़ेगा, यहाँ नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ हम लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था, तो हमने किया नहीं, बस कायाकिंग ही किए थे। तो पैराडाइस आइलैंड में और एक जो चीज़ था वो दो रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट अलग अलग होता है, जो लोग बीच विला में रहते हैं उनका अलग रेस्टोरेंट होता है, जो वाटर विला में रहते हैं उनका अलग रेस्टोरेंट होता है। काफ़ी बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है। तो उसमें से बीच विला के टाइम में हम लोग का था बगीचा रेस्टोरेंट था। फूड तो ऑप्शन आपको इतना ज़्यादा मिलेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, कौन सा खाना लेना है, कौन सा नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और बगीचा और रेस्टोरेंट हो चाहे वो लगून रेस्टोरेंट हो, सारा रेस्टोरेंट खाना बहुत अच्छा है, और ऑप्शंस भी आपको हर तरह का मिल जाएगा। और लगून रेस्टोरेंट था जब हम लोग वाटर विला में लास्ट डे में रुके थे, उस टाइम में डिनर और अगले दिन सुबह का ब्रेकफास्ट हम लोग लगून रेस्टोरेंट में किए थे। जब हम लोग घूम के लौटे थे 12 दिसंबर को, तो उसके बाद मालदीव्स में धीरे-धीरे संक्रमण जो है कोविड का बढ़ने लगा था। तो वहाँ का गवर्नमेंट ने एक रूल लागू किया था कि जितना भी प्राइवेट बीचेज़ वगैरह जो भी रेस्टोरेंट्स में जो भी होटल्स में आप जाओगे, वहाँ पे जो टूरिस्ट है उनको उसी होटल में, उसी प्रॉपर्टी में लौटने से पहले कोविड टेस्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे कोविड नेगेटिव होगा तभी आप अपने घर लौट सकोगे। अगर पॉजिटिव आ गया तो वहाँ पे आपको अपने खर्चे से क्वारंटाइन होना पड़ेगा। और सिर्फ वो नहीं, जो टेस्ट करने का जो कॉस्ट था वहाँ पे मालदीव्स में, वो लगभग पर पर्सन 20,000 था, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता अगर वो रूल पहले लागू हो जाता। तो वहाँ भी काफ़ी लक ने अच्छा साथ दिया हम लोगों का। क्योंकि हम लोग जब लौटे तो उस टाइम में ये रूल था कि दिल्ली एयरपोर्ट में, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वहाँ पे ही एक फैसिलिटी दिया जा रहा था कोविड टेस्ट का। और वहाँ पे इंस्टेंट आपको टेस्ट करवा के वेट करना पड़ेगा लाउंज में, एयरपोर्ट लाउंज में। वहाँ पे अलग से आप वेट करोगे, और खाना-पीना वगैरह सब कुछ ही आपको वो लोग प्रोवाइड करेंगे। उसके बदले में आपको एक जो है पेमेंट करना है। तो लगभग 4 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाएगा, और उसके बाद आप फ्री हो जाओगे। आप फिर दिल्ली एयरपोर्ट से निकल सकते हो। तो दिल्ली एयरपोर्ट में वो जो मैंने कोविड टेस्ट का बोला, पूरा पैकेज जो उसका आ रहा था 5,000 पर पर्सन का पैकेज आ रहा था। उसमें आपको वेटिंग के लिए अलग से सीट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको खाना प्रोवाइड किया जाएगा, आपको ड्रिंक्स वगैरह दिया जाएगा। ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स, पानी जो भी है, तो वो सब दिया जाएगा। और आपका जो है टेस्ट करने के बाद आपको वेट करना है, और 4 घंटे में आपका रिपोर्ट आएगा। और अगर आप नेगेटिव हो तो आप जा सकते हो, और पॉजिटिव हो तो मतलब वहीं क्वारंटाइन होना पड़ेगा। क्वारंटाइन फैसिलिटी है उनका, वहाँ वो क्वारंटाइन करके आपको कैद करके रखेंगे। तो यही सिस्टम था। तो वहाँ जैसे हम लोग लौटे, और हम लोग का टेस्ट हुआ, और हम लोग वेट करने लगे। वेट काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, क्योंकि कुछ का रीज़न की वजह से काफ़ी डिले हो रहा था रिज़ल्ट आने में हम लोगों का, और अपराजिता काफ़ी परेशान हो गई थी। तो फाइनली बाय गॉड्स ग्रेस रिज़ल्ट आ गया, और 5 घंटा लग ही गया था। और रात के 1 बज गए थे, और उस टाइम में हम लोग नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव घोषित हुए, और हम लोग का रिज़ल्ट आ गया, और हम लोग एयरपोर्ट से निकल पाए। तो फिर अगले दिन सुबह हम लोग कोलकाता लौट आए।